डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, राजनीति को मैं अक्सर खेल कहता हूं। ये खेल ऐसा है जिसमें गोटियां बिठाई जाती हैं, जिसमें समीकरण बिठाए जाते हैं, गुणा भाग गणित सब चलता है, इसमें जोड़ घटा भी चलता है। दोस्तों, कई बार राजनीति में फैसले लेने के बाद उपलब्धियां बताई जाती है, और जब वो फैसले अनुकूल नहीं होते या ये कहे कि वो पासे जो है आपके हक में नहीं होते, तो उनको पलट दिया जाता है, और जब पलट दिया जाता है तो उनको भी उपलब्धि ही बताया जाता है। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में, या यूं कहें कि 12 मार्च के बाद कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। 12 मार्च को मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के सीएम पद से इस्तीफा दिया, नए सीएम बने नायब सिंह सैनी, और नायब सिंह सैनी ने बहुत से ऐसे फैसले लिए जो कह सकते हैं कि सीधे तौर पे मनोहर लाल खट्टर के फैसलों को बदलने का काम किया। जब वो फैसले लिए गए थे तो उनको उपलब्धियां बताई गई थी, और अब जब नायब सिंह सैनी उन फैसलों को पलट रहे हैं तो इनको भी उपलब्धियों के तौर पे ही गिनवाया जा रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 सीटें गंवाई हैं, उसके बाद उनको लगने लगा है कि विधानसभा चुनाव का परिणाम उनके हक में किसी भी सूरत में आए, उसके लिए जो भी फैसले लिए जाए वो सही हो, चाहे वो पिछली सरकार या यूं कहे कि पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ही क्यों न लिए गए हो। बड़ा सीधा सा सवाल है, प्रदेश की जनता इन फैसलों को कैसे स्वीकार करने जा रही है? क्या विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता इन फैसलों से प्रभावित होने वाली है? फैसले कौन कौन से हैं ये मैं बता देता हूं। सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो ये है कि हरियाणा में सभी फसलें अब सरकार एमएसपी पे खरीदेगी। 2019 के बाद से जिस तरह से किसानों में रोष बना हुआ है, जिस तरह से लगातार दिल्ली की सीमाएं बाधित रही, जिस तरह से अभी भी शंभू बॉर्डर पर किसान मौजूद है, उसके बाद से लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए वो सरकार ने देखे। सरकार को पता है कि किसानों को किसी भी सूरत में मनाना जरूरी है, और इसी वजह से सरकार ने किसानों के हक में ये फैसला लेते हुए कहा कि अब सभी फसलें हरियाणा सरकार एमएसपी पे खरीदेगी। कांग्रेस ने इसका जवाब दिया है, पलटवार किया है, और कुमारी शैलजा कहती है कि चुनाव सिर पे आ गए तो इस तरह के फैसले सरकार ले रही है। ये फैसले तो पहले लिए जाने चाहिए थे। अब पहले लिए जाने वाले फैसलों में कौन कौन से फैसले हो सकते थे, इसकी एक वानगी यह भी है कि जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने आवास पर लोगों की समस्या रात 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक सुनने का फैसला लिया, तो खुद बीजेपी के भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने यह कहा कि यह फैसला पहले लिया जाना चाहिए था। हाँ, प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर एक आस थी कि सरकार चुनाव तक शायद उनको पक्का करने या नियमित करने को लेकर कोई फैसला देगी, लेकिन कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला नहीं हो सका। सरकार अभी नीति बना रही है, योजनाएं बना रही है कि किस तरह से इनको अकोमोडेट किया जाएगा, अध्यादेश लाया जाएगा या कोई और कानून के तहत इनको पक्का करने या कम से कम उस हालात में पहुंचाने जिसमें समान काम समान वेतन की व्यवस्था लागू की जाए, उसको लेके क्या इससे कर्मचारी वर्ग जो है खुश होगा, या कर्मचारी वर्ग को अभी भी आस है भारतीय जनता पार्टी से? किस तरह से बीजेपी किसान, कर्मचारी, खिलाड़ी, बेरोजगार युवाओं को साधने का काम करेगी, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सरकार लगातार वो सब कुछ करने की कोशिश कर रही है जिससे न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी अपना वजूद बनाए रख सके। 2014 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों की जरूरत पड़ी थी। अब क्या पूर्ण बहुमत, बैसाखी या विपक्ष, ये बीजेपी के लिए बड़ा सवाल बन चुका है।
चुनौतियां काफी हैं। इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाएगा, इन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवीन धमीजा जी हैं, आप सबके प्रिय, हम सबके प्रिय वरिष्ठ पत्रकार, हरियाणा की राजनीति की नब्ज पहचानते हैं। नवीन जी जब टिप्पणी करते हैं तो लोग सुनते हैं। नवीन जी जब बोलते हैं उनकी हर बात का मायने होता है। वो हरियाणा को पिछले करीब 35 साल से कवर करते आ रहे हैं, या हरियाणा की राजनीति को पिछले 35 साल से बड़े नजदीकी से समझते हैं। उनकी समझ का हम फायदा उठाते हैं आज और जानने की कोशिश करते हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आवाज जी। नवीन जी, 24 फसलें कह दिया है कि एमएसपी पे खरीदेगी सरकार। एमएसपी की गारंटी किसान मांग रहे हैं, और गारंटी में दो चीजें हैं। एक तो सरकार तो खरीदे ही खरीदे, दूसरा ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो किसानों से उनकी फसलें खरीदने की कोशिश करते हैं वो भी एमएसपी से कम ना खरीद पाए। इसको लेके तो केंद्र और राज्यों का विषय है, मिलके फैसला लिया जाता है। लेकिन ये फैसला जो एमएसपी पे फसलें खरीदने का सरकार ने लिया है, सबसे पहले इसी पे चर्चा करते हैं। क्या देखते हैं, विधानसभा चुनाव सिर पे खड़े हैं, कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। कांग्रेस कह रही है कि ये फैसला जब लेना चाहिए था तब लिया नहीं, और अब चुनाव के दृष्टिकोण जो है सरकार किसानों को सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है। देखिए डवाल जी, लगभग 2-2.5 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए जी। उन लोकसभा चुनावों में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें खोई, 5 सीटों का नुकसान हुआ जी। वो 5 सीटें कांग्रेस को मिली। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मंथन शुरू किया कि आखिर ये नुकसान क्यों हुआ जी। क्योंकि उन्हें पता था आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में, जी। और विधानसभा चुनावों की बागडोर सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली। जी। अब ये उन लोगों के लिए एक प्रेस्टीज का भी प्रश्न बन गया। जब अमित शाह ने बागडोर अपने हाथ में ली जी। तो हरियाणा को किस तरीके से जिताया जाए, किस तरीके से तीसरी बार सरकार बनाई जाए। ये तो बीजेपी के लिए देखिए नाक और साख दोनों का सवाल हाँ, है। ये नाक इस और तरह साख से दोनों का 240 सवाल पे है। सिमट के रह गई बीजेपी, और बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाई लोकसभा में। उसके बाद बीजेपी के लिए अब जो है ये नाक का सवाल इसलिए कि अगर 2 बार से लगातार अगर हरियाणा में बीजेपी सरकार है और ये गवा दी तो आने वाले जो अन्य राज्यों के चुनाव है वहां भी प्रभाव पड़ेगा। महाराष्ट्र तो साथ में ही है, हरियाणा के साथ महाराष्ट्र में है, फिर झारखंड के हैं जी। तो आप ये देखिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था जी। 240 सीटें आई जी। और 2019 में हरियाणा ने 75 पार का नारा दिया था तो 40 सीटें आई थी। वो उस नारे के पीछे भी कारण ये था कि 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और 10 लोकसभा सीटों में जो 90 विधानसभा सीटें आती है उनमें 79 यानी 79 सीटों पर बीजेपी ने विधानसभा हासिल की थी, बढ़त हासिल हाँ, की। विधानसभा की 79 सीटों पर बढ़त हासिल की थी। बीजेपी को यह लगने लगा था कि अगर लोकसभा चुनाव में 10 की 10 लोकसभा जीत सकते हैं और 79 सीटों पे वो लीड ले सकती है तो 75 पार जाना तो बड़ा आसान है। लेकिन सीटें आई 40, और अब की बार तो हालत यह है कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ 44 सीटों पर बढ़त हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, और 46 पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है जी। कांग्रेस के हौसले बड़े हुए हैं, उत्साह है उन लोगों में, उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त उनका मोरल डाउन है। भारतीय देखिए, आप जब चुनाव होता है, चुनाव में नेता साम दाम दंड भेद हर तरह के तरीके अपनाए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। नवीन जी, लोकसभा चुनाव तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पे राष्ट्रीय चेहरे, नरेंद्र मोदी का चेहरा या राहुल गांधी का चेहरा, गारंटी वर्सेस गारंटी का चुनाव बन गया था। एक तरफ राहुल गांधी की गारंटियां थी, एक तरफ मोदी की गारंटियां थी। अब पब्लिक ने जिसको चुना वो चुना, अलग बात है, बराबर लाके खड़ा कर दिया या जो कुछ भी है। लेकिन विधानसभा चुनाव जब आते हैं तो निश्चित तौर पे मुद्दे भी बदल जाते हैं, चेहरे भी बदल जाते हैं। देखिए, स्थानीय मुद्दे उसमें ज्यादा अहम होते हैं। हाँ, और ये एमएसपी वाला जो है वो देश का मुद्दा भी है और प्रदेश का मुद्दा भी है। देखिए, एमएसपी का जहां तक किसानों की बात है,
पूरे देश में किसानों का बड़ा आंदोलन चला। जी। किसानों ने इस आंदोलन में भयंकर गर्मी भी देखी, भयंकर सर्दी भी देखी, बरसात का मौसम भी देखा, ओले भी बरसते देखे जी। और किसान मैदान में डटा रहा, आंदोलन चलता रहा। सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, प्रधानमंत्री उस पर कोई बोले नहीं, उन्होंने कोई बयान तक नहीं दिया। जब उनकी बैठकें किसानों की प्रतिनिधिमंडल की सरकार के साथ हुई, सरकार ने उनकी सारी बातों को खारिज कर दिया और एमएसपी को तो पूरी तरीके से उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा ये इनकी मांग पूरी तरीके से, जबकि 2014 में सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की तमाम सिफारिशें जो लागू की जाएंगी, लागू की जाएंगी। लेकिन लागू करना तो दूर, किसानों के इतने बड़े आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सरकार ने उस पर भी कुछ नहीं किया। इसको लेके आज कांग्रेस ने बोला, हाँ, उस पर कुमारी शैलजा ने कहा है, उन्होंने कहा 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई, सरकार ने उस पर कुछ नहीं कहा, उनको मुआवजा तक नहीं दिया, उनको कोई फायदा नहीं मिला, जो उनकी मांग थी तब पूरी नहीं की गई। इसीलिए मैंने शो के शुरुआत में कही कि जो फैसले लिए जाते हैं उन्हें भी उपलब्धि बताया जाता है और जो पलटे जाते हैं तो उन्हें भी उपलब्धि बनाया जाए। देखिए, सरकार हर तरीके से अपनी बात को उपलब्धि बताती है। आप ये देखिए, जब किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ करके आता है, टॉपर रहता है, तो वो अपने बच्चे को सबसे काबिल बच्चा बताता है। और उसका बच्चा अगर नालायक हो, लड़ाई करता हो, झगड़ा करता हो, फेल हो जाए, तब वो टीचर की कमियां बताता है कि टीचर नालायक था, टीचर ने बच्चे को नहीं पढ़ाया, इसलिए हमारा बच्चा फेल हो गया। जी। वो अपने बच्चे की कमियां नहीं बताएगा, वो कहेगा ये तो स्कूल की गलती है, टीचर नालायक था। जी। तो यही राजनीति में भी होता है, जब अपनी ही सरकार का कोई फैसला गलत हो तो कहते नहीं वो भी एक उपलब्धि थी और आज हम उसको पलट रहे, तो ये उससे भी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन नवीन जी देखिए, ये किसानों के लिए है तो बड़ी बात है, अगर सरकार 24 फसलें एमएसपी पे खरीदेगी, देखिए तो राहत देने वाली बात तो है। देखिए, इसको लेकर के कुमारी शैलजा ने भी टिप्पणी की है और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी टिप्पणी की है। जी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में लगभग 35 दिन का समय रह गया है, लगभग 35 दिनों बाद चुनाव घोषित हो सकते हैं, और उन्होंने कहा ऐसी कौन सी फसल है जो 35 दिनों में तैयार हो जाएगी और सरकार उसे एमएसपी भी खरीद लेगी। ये दीपेंद्र हुड्डा का बयान है। उन्होंने कहा मैं भी एक किसान हूं, कौन सा 35 दिन में ऐसी फसल सरकार बताए 35 दिन में फसल तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिर्फ वोटों की राजनीति की जा रही है, घोषणाएं की जा रही हैं, जमीन पर कुछ नहीं है। नहीं, कैबिनेट में मंजूर हो गया, कैबिनेट में मंजूर हो गया, लेकिन सरकार ने फैसला, उन्होंने यही कहा कि जब इतने सालों से किसान आंदोलन करता रहा, इतने लंबे समय तक किसान धरती पर बैठा रहा, कड़कती गर्मी हो, ठिठुरती ठंड हो जी, या बरसात हो, ओले हो, सरकार ने उनके ऊपर पानी की बौछारें की, उनके ऊपर आंदोलन, उनके ऊपर लठ बरसाए, डंडे बरसाए, तब सरकार ने मांगे नहीं मानी। आज जब चुनाव सिर पर है तो सरकार इनकी मांग मान रही है। हरियाणा सरकार कह रही है कि एमएसपी पर इनकी फसलें खरीदी जाएंगी और उसका जो भी खर्चा हो वहन होगा वो हरियाणा सरकार वहन करेगी। अरे ये तो सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है और कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ 35 दिन पहले लिया गया एक ऐसा फैसला है जो लॉलीपॉप है। लेकिन एक पत्रकार और एक नागरिक के तौर पे अगर देखा जाए तो सरकार के इस फैसले से प्रभाव पड़ता है कुछ? देखिए, सरकार के फैसले से प्रभाव पड़ता अगर ये फैसला समय पर लिया जाता तो लोकसभा चुनावों में भी इसका प्रभाव पड़ता, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को शायद खोनी ना पड़ती। आप ये देखिए, लोकसभा चुनावों के दौरान हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को गांवों में घुसने तक नहीं दिया गया। ज्यादातर उम्मीदवारों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, गांव वालों में जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए, लोग इकट्ठे हो गए और उम्मीदवारों को गांवों में घुसने से रोक दिया गया, उन्हें भाषण नहीं दिया गया, उनको बोलने तक नहीं दिया गया। एक जगह तो मुझे ध्यान है, मुख्यमंत्री को जाना था, मुख्यमंत्री को वहां पर उनका स्टेज तक उखाड़ दिया गया था। तो ये हालात थे। अगर समय पर यह फैसला लिया गया होता तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलता। लेकिन
आज ये घोषणाएं हर आदमी ये समझ रहा है कि घोषणाएं चुनावी घोषणाएं हैं। मतलब वोटर जो है, मतदाता जो है, वो थोड़ा बहुत समझदार है। देखिए, मतदाता हरियाणा में गांव का मतदाता बहुत जागरूक है। शहरों से ज्यादा गांव का मतदाता हरियाणा में जागरूक है। गांव का आदमी सरकार की हर बात को समझता है, सरकार की नब्ज को टटोलता है। उन्हें ये बात पता है कि सरकार कब किस राह पर चल रही है। हरियाणा में सरकारें गांवों से बनती हैं और गांवों से बदली जाती हैं। 6200 से ज्यादा पंचायतें 6200 से ज्यादा पंचायतें हैं। आज भी हरियाणा का ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा है। देश में आज अगर देखी जाए कृषि, तो हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा की जाती है। अनाज की फसल यहीं से ज्यादा जाती है। अच्छा, जो इसका बड़ा असर होगा चुनावों पर। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और सरकार ने देखो पकड़ने की कोशिश तो की है। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समय कम है, लेकिन पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हर वर्ग को साधा जाए। उन्हें मालूम है, चाहे गांवों के लोग हों, चाहे शहर के लोग हों, चाहे गांवों में अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे खिलाड़ियों का मुद्दा हो, क्योंकि हरियाणा में आप देखिए बड़ी मात्रा में फौजी है, हर साल फौजी भर्ती होते हैं। कैबिनेट में ले लिया फैसला 10% आरक्षण का। देखिए, अग्निवीर के मुद्दे पर आज ये फैसला हरियाणा सरकार ने कैबिनेट में लिया है कि उनको सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। उनको 10% नौकरियों में उनकी सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। उसके अलावा अग्निवीरों को 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा अगर वो अपना काम करना चाहते हैं तो। अच्छा, अब 2 सवाल है नवीन जी, महत्वपूर्ण सवाल है, लोग जानना भी चाहते हैं। एक तो ये सवाल है कि क्या पिछली मुख्यमंत्री सरकार के दौरान लिए गए फैसलों को जो नायब सिंह सैनी लगातार बदलते आ रहे हैं, क्या ये फैसले इस वजह से बदले जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने जो 5 मुद्दे, बड़े मुद्दे, एक किसानों का मुद्दा, एक रोजगार का मुद्दा जो है, अग्निवीरों का मुद्दा और पोर्टल का मुद्दा, व्यवस्थाओं का मुद्दा जो उठाने की कोशिश की थी, इन्होंने उन मुद्दों पे काम करना शुरू कर दिया, ये मान के चले या फिर जिस तरीके से नायब सिंह सैनी पिछली सरकार या पिछले मुख्यमंत्री के दौरान लिए गए फैसलों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री की छवि से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, ये मान के चले? क्योंकि कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि एक शैडो जो है गवर्नमेंट हरियाणा में चल रही है, नायब सिंह सैनी उस शैडो गवर्नमेंट से बाहर निकल के अपनी एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से वो ये परवाह नहीं कर रहे हैं कि पिछली सरकार या पिछले मुख्यमंत्री ने क्या फैसले लिए थे। देखिए, जहां तक बात है पिछले मुख्यमंत्री के और इस मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के फैसलों की, तो पिछले दिनों इसी सरकार के गुड़गांव के सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा अगर मुख्यमंत्री बदलना था और ये फैसले लेने थे तो कम से कम 1 साल पहले लेना चाहिए थे। जी, ये इनके अपने सांसद और केंद्रीय मंत्री के बयान थे। जी, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था। और उन्होंने भिवानी के सांसद धर्मवीर ने पिछले मुख्यमंत्री को इस पूरी व्यवस्था के लिए, हार के लिए और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जिम्मेदार ठहराया था। तो इनकी पार्टी के अपने नेता उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अपनी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो जनता तो इस बात को पहले से कहती रही, लेकिन उस वक्त सरकार को नजर नहीं आया। उस वक्त पार्टी कार्यकर्ता कहते रहे, विधायक मंत्री कहते रहे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। आज जब चुनाव सिर पर आ गया, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने लोकसभा में जब देखा, जनता को टटोला, उन्होंने इसका विरोध देखा, तो उन्हें यह बात समझ में आई कि उनके विरोध के इतना भारी लोगों में गुस्सा है, विरोध है। और यही हालात रहे तो विधानसभा चुनावों में तीसरी बार जहां वो सरकार लाने की बात कर रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं हर हालत में तीसरी बार हम सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे, तो भाई अगर यही हालात रहे तो सरकार आने वाली नहीं है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को मान रहे हैं कि सरकार आना इतना आसान नहीं है। जी,
वो भी ये बात जान चुकी है। वो मुकाबला तो देखिए विधानसभा चुनाव में भी टफ होने जा रहा है। हाँ, बेहद 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 टफ होने जा रहा है। आप ये देखिए, कांग्रेस ने हरियाणा से उम्मीदवारों की नाम मांगे कि कौन कौन उम्मीदवार बनना चाहते हैं, ढेर लग गया। उसके लिए 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों की उनके पास सूची पहुंच गई। उन लोगों ने अप्लाई किया कि हम कांग्रेस से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इससे पता चलता है कि माहौल बदला हुआ है। नवीन जी, माहौल बदला हुआ। किसानों की हमने बात कर ली, लेकिन एक वर्ग और है जो माना जाता है कि अगर सरकार से नाराज हो जाए तो उस सरकार का जाना तय होता है, वो है कर्मचारी वर्ग। आज की कैबिनेट मीटिंग में कच्चे कर्मचारियों को लेकर फैसला होना था, लेकिन फैसला हो नहीं पाया। हालांकि एजेंडे में था, लेकिन उसके लिए फिर आगे के लिए टाल दिया है, कमेटियां बनाना और ये सब जो आमतौर पे प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करने की बात की गई। कर्मचारी बहुत ज्यादा है, खाली पद भी बहुत है। सरकार कह रही है कि हम जो है नियुक्तियां भी कर रहे हैं, पक्की भर्तियां भी कर रहे हैं, और कच्चे कर्मचारियों को किस तरह एडजस्ट किया जाए इस पे आगे विचार किया जाएगा। लेकिन आगे विचार करने के लिए समय तो बहुत कम है नवीन जी। देखिए, जहां तक बात है कच्चे कर्मचारियों की, प्रदेश में लाखों कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, और गेस्ट टीचर हों या दूसरे विभागों के कर्मचारी हों, लाखों की तादाद में ऐसे कर्मचारी हैं। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट पर ये कच्चे कर्मचारी लगाने का काम कांग्रेस सरकार ने चालू किया था। कांग्रेस सरकार में ये कर्मचारी रखे गए थे। आज 10-15 साल हो गए, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे जिनको 10-15 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन उनको ना तो ग्रेड मिल रहा है, ना वो पक्के हो रहे हैं। तो रामविलास शर्मा 2014 से पहले उन्होंने कहा था कि सरकार बनी तो पहली कलम से वो जो है पक्का करेंगे, और फिर उसके बाद 2014 में वो शिक्षा मंत्री भी रहे, ना वो कलम आई, ना रामविलास शर्मा 2019 में चुनाव जीत पाए। देखिए, कांग्रेस ने जब इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया था, इन लोगों को नौकरी पर लगाया था, 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने कहा था कि इन कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। गेस्ट टीचर्स को, गेस्ट टीचर्स के अलावा पक्के कर्मचारियों जो दूसरे डिपार्टमेंट में हैं, उनको भी सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी लगभग 10 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आज वो कर्मचारी सरकार से ज्ञापन देते हुए, मांगे करते हुए, आंदोलन करते हुए थक चुके, लेकिन सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। अब जब चुनाव का समय आया तब इन मुद्दों को पे भी सरकार विचार कर रही है। आज कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को भी रखा गया, हालांकि इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई कि उनको पक्का किया जाए, तो किस तरीके से पक्का किया जाए, उसमें उनको क्या डेजिग्नेशन दिया जाए, क्या उनको ग्रेड दिया जाए, क्योंकि इससे सरकार का बजट भी हिलता है। तो उन्होंने विचार किया कि इसको मंत्रिमंडल की अगली बैठक के लिए रखा जाए और उस पर अनौपचारिक रूप से चर्चा की जाए, उस पर सबकी राय मांगी जाए सदन में कि अनौपचारिक रूप से बाकी क्या कहते हैं। फिर उस राय के बाद कुछ तय किया जाए कि इन कर्मचारियों के लिए क्या किया जा सकता है, ताकि कर्मचारियों को खुश किया जा सके, कर्मचारियों का गुस्सा खत्म किया जा सके, कर्मचारी साथ आ सके। रोजगार की हालात तो ये है कि कौशल विकास निगम जो इन्होंने बना रखा है कर्मचारियों के लिए, उसी में ही अपने लोगों को एडजस्ट करवाने के लिए मंत्रियों के बीच में जो है वो संघर्ष होता है। मंत्रियों के बीच में इस बात को लेकर होता है कि इसके कौशल विकास में ज्यादा लगा दिए, मेरे हल्के से कम लगा दिए। और देखिए, इस सरकार ने एक बड़ा प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरियां बिना खर्ची, बिना पर्ची के दी जा रही हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नौकरियां दी कहां जा रही हैं? खर्ची और पर्ची तो तब होगी जब रोजगार दिया जाएगा। नौकरियां नहीं दी जा रही, रोजगार दिए ही नहीं जा रहे, तो खर्ची और पर्ची तो है ही नहीं। और जिन लोगों को अस्थायी रूप से लगाया गया उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। नहीं, ऐसा नहीं, जिनको 15-15 साल से ये सरकार 15 साल तो ऐसे। देखिए, HCS की भर्ती में मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो सही सच में बिना खर्चे पर्ची के, और ये सरकार ने बढ़ाने की भी कोशिश की थी कि पिछली सरकारों के दौरान तो पहले लिस्ट आ जाती थी, पता चल जाता था। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना खर्ची पर्ची के लगे हैं, लेकिन लोगों में नाराजगी इस बात की है जो आपने कहा कि रोजगार है ही नहीं तो पर्ची और खर्ची कहां चले। हाँ, यही बात मैं कह रहा हूं। देखिए,
विपक्ष ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया है। विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं और रोजगार का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, चाहे वो गांवों में हो चाहे वो शहरों में हो, क्योंकि शहर के लोग पढ़ लिख करके आगे आते हैं, शहर का युवा पढ़ लिख करके आगे आता है, वो नौकरी चाहता है। गांव का लोग आदमी किसानी है, खेती करता है, उनकी अपनी मांगे थी, वो लोग फौज में भर्ती होते हैं, अग्निवीर के मुद्दे से वो लोग नाराज है। शहर का युवा पढ़ लिख करके आगे आता है तो उन लोगों के लिए नौकरी नहीं मिली, ये एक बड़ा मुद्दा है। अच्छा, सरकार तो उपलब्धियां बता रही है। कल जब नायब सिंह सैनी ने तमाम फसलें जो है एमएसपी पे खरीदने की बात की, तो उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो चेहरे भी हैं और हमारे पास काम भी है, लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास भले ही ये मुद्दे हो, लेकिन जब चेहरे धड़ों में बटे होंगे और कांग्रेस धड़ों में बटी होगी और हर धड़े का अलग चेहरा होगा, तो फिर मुद्दे कहां काम करेंगे? ये तो कांग्रेस के लिए भी चुनौती है नवीन जी। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, और सत्ता पक्ष इसको उठा रहा है। देखिए डबास जी, जहां तक बात गुटबाजी और धड़ेबाजी की है, कांग्रेस में गुटबाजी हमेशा खुलकर रही है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ खुल के बोलते रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों के ठीक बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं की, हरियाणा के नेताओं की बैठक ली, जिसमें लोगों को, नेताओं को कहा गया कि कोई भी नेता एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। हालांकि उसके बावजूद आज शैलजा हरियाणा में अपनी अलग पद यात्रा निकाल रही हैं, दीपेंद्र हुड्डा अपनी अलग यात्रा कर रहे हैं, हरियाणा मांगे जवाब। तो लेकिन एक दूसरे के खिलाफ वो बोल नहीं रहे, बीजेपी भी जवाब मांग रही है। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, देखिए धड़ेबाजी और गुटबाजी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में भी कम नहीं है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की आप बात करें, लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद उन्होंने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मेरे साथ धोखेबाजी की है, उन्होंने भीतरघात किया है, उन्होंने अपने विधायकों तक पे उंगली उठाई, उन्होंने लिखित शिकायत की। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर ने शिकायत की। आप देखिए उनके कौन से नेता ने शिकायत नहीं करी। रंजीत चौटाला ने हिसार से चुनाव लड़ा, उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं पर उंगली उठाई, उन्होंने कहा उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और मैं उनको विधानसभा में निपटा दी। मनोहर लाल खट्टर जी ने उंगली उठाई अपने नेताओं पे। तो ये गुटबाजी और धड़ेबाजी सिर्फ कांग्रेस में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी कम नहीं है। अब ये देखिए, और राव इंद्रजीत ने तो यहां तक कह दिया कि ये गुटबाजी और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद ये गुटबाजी और बढ़ेगी। अब ये देखिए ना, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी में क्या ये धड़ेबाजी नहीं, क्या गुटबाजी नहीं है? अशोक तंवर ने, आप देखिए, अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर उंगली उठाई। उन्होंने अपने हार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दोषी ठहराया। जी, तो ये हरियाणा में गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से कम नहीं है। वो कांग्रेस पे भले ही जो है ये उंगली उठा रहे हो, लेकिन वो अगर अपने गिरेबान में जाके देखें और दूसरी उंगली वो अपनी तरफ करेंगे तो उन्हें वो उंगली भी नजर आएगी कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी कितनी ज्यादा है। सार क्या रखे आज के इस शो का? ये चर्चा बड़ी सार्थक हुई है, क्योंकि चर्चा हरियाणा के मतदाताओं से, हरियाणा के लोगों से जुड़ी हुई थी, किसानों से जुड़ी हुई थी और कर्मचारियों से जुड़ी हुई थी। विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों को, किसानों को और युवाओं को, तमाम वर्ग के लोगों को फैसला करना होता है। तो विधानसभा चुनाव सिर पे खड़े हैं नवीन जी। ऐसे में जो ये दो फैसले लिए गए हैं, एमएसपी को जो है लागू करने का तमाम फसलों पे, और दूसरा फैसला जो है अग्निवीरों को लाभ देने का, उनको आरक्षण, और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेके आगे कमेटियां बनाने का क्या साथ? देखिए, जब चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जब कैंडिडेट को ये लग रहा हो कि भी मुकाबला टफ है और मैं हार सकता हूं, तो वो सारे साम दाम दंड भेद अपनाने शुरू करता है। जीत के लिए वो शराब भी बांटेगा, वो पैसा भी बांटेगा, वो जगह जगह लंगर भी चलाएगा, वो हर तरीके के ही है, नोट भी बांटेगा, सारे काम करता है। तो अब वही स्थिति इस चुनाव में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कैंडिडेट चुनावों में पैसा बांटते हैं, शराब बांटते हैं,
लोगों को, कैंडिडेट को, बहुत सारों को टिकटें भी देते हैं विधानसभा चुनाव में, तुम्हें कैंडिडेट बना देंगे, तुम्हें टिकटें दे देंगे, तुम्हें कोई पद दे देंगे, तुम्हें फायदा दिलाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी उसी स्थिति में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सबको कुछ न कुछ देने में लगी है कि आपको जो है ये फायदा देंगे, आपको ये लाभ देंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार भी, जिसको अब देखिए किसान के जिस एमएसपी के खिलाफ थी वो कहती किसी तरीके से लागू नहीं हो सकता, आज हरियाणा सरकार कह रही है हम उसे लागू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें भी पेच है। मैं क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ मसला, मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कहता हूं कि ये एमएसपी सरकार खरीदेगी, एमएसपी की गारंटी नहीं है। एमएसपी की गारंटी का अर्थ ये होता है, क्योंकि केंद्र के और राज्य की सूची का यह मसला अलग अलग है। केंद्र की सूची में जो चीजें आती है वो केंद्र लागू करता है, राज्य की सूची में जो चीजें आती है वो राज्य लागू करता है। राज्य ने ये लागू कर दिया है कि तमाम 24 फसलें हरियाणा सरकार, हालांकि 12 या 14 फसलें तो पहले से खरीद रही थी और उसमें कुछ फसलें और बढ़ा दी है, तो वो एमएसपी पे हरियाणा सरकार खरीदेगी। लेकिन ये एमएसपी की गारंटी नहीं है। गारंटी का अर्थ ये होता कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर भी किसान से उसकी फसल को खरीदता तो वो उसको एमएसपी से कम नहीं खरीदनी पड़ती, यही अर्थ है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो उनको अदा करना पड़ता है, अदा करना पड़ता है। अगर किसान को बाजार में मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता तो सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उनकी फसल खरीदती है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार अपनी तरफ से मंडियों में जो फसलें खरीदेगी वो एमएसपी पे खरीदेगी। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। तो इसका असर होगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जितना कम समय चुनाव में रह गया, सरकार आज ये फैसला ले रही है, अगर सरकार ने ये फैसला पहले लिया होता तो इसका असर होता। मुझे लगता है कि अब जनता मन बना चुकी है और जनता भी इस बात को समझ रही है कि ये घोषणाएं चुनावों के लिए घोषणाएं हैं, ये सरकार बचाओ घोषणा, सरकार बचाओ घोषणाएं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर जनता पर होगा, मतदाताओं पे असर होगा। थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन होता है तो इसका असर होता नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, ये प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश के किसानों को तय करना है कि जो सरकार फैसले ले रही है वो उनके अनुकूल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी? नवीन जी बेबाक चर्चा करते हैं, उनकी टिप्पणियां निष्पक्ष होती हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं, तर्क के साथ बात करते हैं, इसलिए बहुत से लोगों को उनकी टिप्पणियां मन को भाती है और बहुत से लोगों के मन पे चोट भी करती है। जिनके मन पे चोट करती है उनको समझना होगा कि वो चोट किस वजह से, क्योंकि नवीन जी की हर बात में, हर टिप्पणी में तर्क जरूर होता है, तो वो उस तर्क को समझने की कोशिश करेंगे। और आपको नवीन जी की टिप्पणी, आपको नवीन जी का विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से हमारी भी राय बनती है। और ये शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद आवाज जी। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।